हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हमारी वीडियो है ये आपकी कृषि अर्थशास्त्र मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। तो हमारी वीडियो नंबर है ये आपकी तीसरी। और जो इस वीडियो में जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो 40 क्वेश्चन कराएंगे। और जैसे कि आपको पता है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो ये हो जाती है आपकी यूपी ट्रिपल एससी, जो यूपी ट्रिपल एससी AGTA है, उसमें जो आपके 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके लिए जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले कि हमने 2 वीडियो करा दी हैं, वहाँ पर 100 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो उन्हें आप देख लेंगे। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप उन्हें चेक करके देख सकते हैं। और जो हमने आपको बता दिया था पहले ही वीडियो, जो पहली वीडियो है उस वीडियो में बता दिया कि हम यहाँ पर 173 के क्वेश्चन जो है समथिंग हम यहाँ पर कराएंगे और आपके क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम जो बात करेंगे इसमें 101 क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे। तो 101 क्वेश्चन आगे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बता दें कि किस तरह का कंटेंट आपको लगा। अच्छा लगा तो वो कमेंट में आप बताएं। तो फिर अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 101 से। तो प्रश्न नंबर 101 है, पूंजी से संबंधित अनुपात के तहत किसका अनुमान लगाया जाता है। जो पूंजी होती है उसका जो अनुपात है वो किसके अनुमान लगाया जा सकता है। तो वो आपका इसमें जो है खेत की जो वित्तीय सुरक्षा है उसके जो है हम उसके तहत जो है इसका जो अनुमान है उसे हम लगा सकते हैं। किसका? पूंजी का अनुमान। तो ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और इसके ऑप्शन में बात करें तो यही हो जाता है कि पूंजी से संबंधित अनुपात किसी खेत की वित्तीय सुरक्षा अनुमान लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो वित्तीय सुरक्षा अनुमान लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करेंगे 102 क्वेश्चन की आगे। तो 102 क्वेश्चन है कि तुलन पत्र जिसे बैलेंस शीट बोला जाता है, तो इसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो किस में इसकी सहायता, बैलेंस शीट जो होती है इसकी सहायता किस में लेनी पड़ती है, मतलब तो यहाँ पर सॉरी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना। पहला हो जाता है पूंजी से संबंधित अनुपात हेतु, दूसरा आय से संबंधित, तीसरा लागतों से संबंधित और चौथा हो जाता है खेतियों की गहनता सूचकांक हेतु। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है तो इसका जो सहायता लेनी पड़ती है वो लेनी पड़ती है पूंजी से संबंधित अनुपात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। यहाँ पर सब यही दिया हुआ है, आप देख लेंगे इसे। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 103 की। तो 103 है, आय पर आधारित अनुपातों को जानने हेतु मुख्यतः किसकी सहायता लेनी पड़ती है। जो आय होती है उसके आधारित अनुपातों को जानने के लिए अगर हमें आय के जो अनुपात हैं उसके जानना है तो उस किसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसमें जो हो जाता है आपका खेत के व्यापारिक तथा लाभ हानि के खेतों की जो है हमें सहायता लेनी पड़ेगी। इसके द्वारा जो है हम आय पर जो आधारित अनुपात है उसकी हम सहायता से जो है गणना कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आय पर आधारित अनुपातों को जानने हेतु मुख्यतः खेत के व्यापारिक तथा लाभ और हानि के खातों की जो है सहायता लेनी होगी। तो इसके माध्यम से हम आय पर आधारित जो अनुपात है उसका पता हम लगा सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 104 की। तो 104 क्वेश्चन है कि आय पर आधारित अनुपात को जानने हेतु किन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। तो अभी पीछे बताया था तो किसका किया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से आपको किन्हीं नीचे मतलब पहले 4 आपके लिए संकेत दिए हुए हैं, नीचे उनका आंसर है। तो पहला हो जाता है सकल आय की दर, दूसरा हो जाता है प्रति एकड़ निवल आय, तीसरा हो जाता है सकल अनुपात, चौथा हो जाता है परिचालन अनुपात। तो इसमें से बताना कौन कौन से सही हो जाते हैं। तो आपका सकल अनुपात जो आय अनुपात है वो सही है, और दूसरा कौन सा हो जाता है आपका प्रति एकड़ निवल। तो ये जो है पहला और दूसरा सही हो जाता है। तो इसे ऑप्शन में देख लो कौन से में है, तो पहले में ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। यहाँ पर ये सेम दिया हुआ है, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि किसी एक उपखंड में स्थित किसी विशेष खेत पर प्राप्त की गई फसलों को उत्पादकता
उस उपखंड की औसत उत्पादकता की तुलना में कितनी अधिक या कितनी कम है, यह किस सूचकांक से प्राप्त होता है। तो उसमें जो है जो उपखंड होते हैं, आपके उपखंड में जो फसलें होती हैं उनकी उत्पादकता पर जो है उपखंड की जो औसत उत्पादकता की तुलना है वो कितनी अधिक है और कितनी कम है, इसकी सूचकांक जो है कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो वो आपकी फसलों की उत्पादकता जो सूचकांक है उसके माध्यम से जो है इसकी मतलब कितनी अधिक है उत्पादकता और कितनी कम है इसका पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 106 क्वेश्चन की। तो 106 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में सूत्र के माध्यम से पूछा जा सकता है। तो निम्न सूत्रों के द्वारा फसलों की उत्पादकता का समायोजित सूचकांक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ से आपको बताना है जो उत्पादकता समायोजित सूचकांक की गणना जो की जाती है किस सूत्र की सहायता से की जाती है। तो वो है आपका फसलों की उत्पादकता का सूचकांक गुणा या मल्टीप्लाई खेती पर मतलब खेती पर गहनता का सूचकांक बटा हो जाता है उपखंडों में खेती की गहनता का सूचकांक। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। बात करें आगे प्रश्न नंबर, यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर ये जो ऊपर बताया है वही है। बात करते हैं 107 क्वेश्चन की। 107 है कि मैक्स शुल्ज ने अपनी किस पुस्तक में पारंपरिक कृषि को आधारित कृषि में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। जो मैक्स शुल्क थे उन्होंने जो अपनी कौन सी जो पुस्तक थी जिसमें पारंपरिक कृषि को जो है आधुनिक कृषि में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था, तो वो कौन सी थी, उस पुस्तक का नाम था तो ट्रांसफार्मिंग एडिशनल एग्रीकल्चर। तो ये जो है किताब हो जाती है, आपको किताब से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो मैक्स शुल्ज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो इसका सुझाव क्या था, जो पारंपरिक जो कृषि है उसको आधुनिक कृषि में परिवर्तन करने के लिए। तो यहाँ पर इसका रूपांतरित के बारे में अपना विचार दिया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 108 क्वेश्चन की। तो 108 है कि मैक्स शुल्ज के अनुसार पारंपरिक कृषि किसे कहते हैं। जो मैक्स शुल्ज हैं उनके अनुसार जो पारंपरिक खेती होती है मतलब कृषि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इसकी जो है गहन गतिहीनता बोला जाता है। किसे गतिहीनता बोला जाता है। ऑप्शन इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो मैक्स शुल्ज के अनुसार यदि कृषि किसी समय अपना विकास करना बंद कर देती है, मतलब अगर कृषि जो है जो कृषि होती है वो किसी समय अपना विकास करना बंद कर दे मतलब फसल उत्पादन बंद कर दे तो इसकी गतिहीनता आ जाती है, मतलब इसमें गतिहीनता आ जाती है तो वह कृषि पारंपरिक कृषि में परिवर्तन हो जाता है, मतलब उस कृषि में जो पारंपरिक परिवर्तन हो जाता है अगर वो फसल ना उत्पन्न करे तो शुल्क के अनुसार पिछड़ी कृषि तथा पारंपरिक जो कृषि है तो उसे सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए उसे सामर्थ्य नहीं हो जाता। अब आगे बात करते हैं 109 क्वेश्चन की। 109 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस देश की कृषि गैर पारंपरिक है। तो इसमें से बताना जो पारंपरिक खेती है वो किस देश में है, तो वो आपके जो हो जाती है अमेरिका में भी होती है पारंपरिक खेती और जापान में भी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। जो गैर पारंपरिक है वो आपकी अमेरिका खेत का आकार बहुत बड़ा होता है और जापानी खेत का बहुत छोटा होता है, फिर भी इन दोनों देशों में जो गैर पारंपरिक कृषि की जाती है। तो अमेरिका में बड़ा होता है और जापान में छोटा होता है पारंपरिक खेती का, किसका, गैर पारंपरिक खेती का। बात करें आगे प्रश्न नंबर 110 की। तो 110 हो जाता है निम्न कथनों में से पारंपरिक कृषि के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं आपको दो, इनमें से बताना कौन सा सत्य हो जाता है। तो ये हो जाता जब तक कृषि की अवस्था गैर पारंपरिक है, मतलब जब तक कृषि की जो है अवस्था गैर पारंपरिक है तो कृषि की जो असंतुलन बना रहेगा, मतलब जब तक कृषि जो है गैर पारंपरिक रहेगी तो उसकी जो संतुलन क्षमता जो है वो बनी रहेगी।
तो पहला ये हो जाता है। दूसरा है कृषि उत्पादकता के विभिन्न संसाधनों के प्रतिफल उनकी लागत के बराबर नहीं होता, अपितु ये लागत से जो है अधिक हो जाते हैं। तो दोनों बात सही हैं, तो इसका आंसर हो जाता है सी। यहाँ पर देखेंगे तो आप जो ऊपर दिया हुआ है वही यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप एक बार रीडिंग मार लेंगे। अब आगे बात करते हैं 111 क्वेश्चन की। तो 111 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी विशेषता आधुनिक कृषि की विशेषता नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से बताना है जी कौन सी विशेषता है जो आधुनिक कृषि से नहीं है। तो वो आपकी हो जाती है किसान हल तथा बैलों का उपयोग जो है ये आपकी हो जाती है आधुनिक कृषि का विशेषता जो है ये नहीं होती है। और ये खेत की तैयारी, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग और खरपतवार नियंत्रण, ये सब हो जाते हैं आपके आधुनिक कृषि की विशेषताएं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो इसके कुछ देख लेते हैं। पारंपरिक कृषि प्रकृति पर निर्भर रहती है, जिसमें किसान हल और बैल का उपयोग करते हैं। खेतों में उर्वरक बढ़ाने हेतु देसी गोबर की खड़ी मतलब जो सड़ी खाद होती है उसे मिलाया जाता है। सनई ढैंचा की हरी खाद का प्रयोग करते हैं। सिंचाई हेतु मौसम पर अधिक निर्भर रहते हैं। कुआं तथा तालाबों से पानी की सिंचाई की जाती है। तो ये हो जाती है आपकी पारंपरिक खेती। तो पारंपरिक खेती प्रकृति पर ही निर्भर रहती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 है आपका, 12 की बात करें, 12 है मैक्स शुल्ज के अनुसार पारंपरिक कृषि की विशेषताओं पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है आपका एक पारंपरिक कृषि में साधनों का प्रयोग उन्मूलतः होता है। मतलब एक पारंपरिक कृषि में जो है साधनों का प्रयोग क्या होता है, उन्मूलकतम होता है। दूसरा है ऐसी कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी कभी भी नहीं होती है। कैसी? ये जो आपकी बेरोजगारी होती है जो आपकी पारंपरिक कृषि होती है इसमें छिपी हुई नहीं होती। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। तो शुल्क के उपयुक्त दोनों कथनों का विचार जो है व्यक्त है। यहाँ पर खेतीबाड़ी के साधनों तथा ढंगों में जो है काफ़ी समय में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसमें जो है समय के अनुभव के कारण वे अपना उत्पादक के साधनों का प्रयोग इसी प्रकार करेंगे। इनकी सीमांत लागत इसके सीमांत प्रतिफल के बराबर होती है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र मैदानी ने किस स्थान की कृषि का अध्ययन करके यह बताया कि गैर पारंपरिक कृषि में उत्पादकों के साधनों का विनिधान पारंपरिक कृषि की तुलना में बेहतर होता है। तो इसमें जो है बताना आपका जो गैर पारंपरिक कृषि होती है उसमें उत्पादकों के साधन में जो विनिधान होता है उसका जो है पारंपरिक कृषि में तुलना जो है उसकी बेहतर होती है। कौन सी कंडीशन में, मतलब कौन से दिशा में होती है, तो वो आपको बताना। तो वो है आपका पूर्वी अफ्रीका में जो है तो इसकी जो है पारंपरिक कृषि की बेहतर तुलना होती है। तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन ए सही है। तो कई अर्थशास्त्री जैसे देसाई, कोलन, सोनी आदि के अध्ययनों से पता चलता है कि पारंपरिक कृषि में साधनों का विनिधान अनुकूलतम नहीं होता। और सोनी ने यह निष्कर्ष दिया है कि गैर पारंपरिक कृषि में उत्पादकों के साधनों का जो विनिधान पारंपरिक कृषि की तुलना में बेहतर होता है। यही बात पूर्वी अफ्रीका के कृषि का अध्ययन करके अर्थशास्त्री मैदानियों ने कहा है। जो पूर्वी अफ्रीका है उसमें जो है कृषि से जो अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्री उन्होंने मैदानी मतलब जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मैदानी से कहा है। किस बात के लिए? जो आपकी पूर्वी जो गैर पारंपरिक कृषि है उसमें जो साधनों का विनिमय पारंपरिक कृषि में बेहतर होता है, इसके लिए बोला गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 114 की। तो 114 क्वेश्चन है कि बेबर एवं दहिया कृषि किस प्रकार की कृषि है। जो बेबर और दहिया कृषि जो है किस प्रकार की कृषि है, मतलब स्थानांतरित है, गहन कृषि है, वाणिज्यिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आपकी स्थानांतरित कृषि हो जाती है। मतलब
स्थानांतरित जो कृषि होती है वो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जो खेती की जाती है। तो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग कृषि पद्धति का पालन करता है और जो फसल के प्रकार और कृषि के पैमाने के आधार पर विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाया जाता है। जैसे प्राचीन कृषि, झूम और स्थानांतरित कृषि। तो इस कृषि को जो है झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन कृषि के नाम से भी और स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में जो है झूमिंग कृषि की जाती है। कौन कौन से स्थान पर की जाती है? तो जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत में झूम बोला जाता है, मध्य प्रदेश में बबर या दहिया बोला जाता है, दक्षिण राज्य में जरा और एरका बोला जाता है, प्रदेश में बोला जाता है पेड़ा। तो यहाँ पर जो है ये आपके नाम हो जाते हैं स्थानांतरित खेती के। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 115 की बात करें तो 115 है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि लवणीय हो रही है? तो किस कारण से जो है जो भारत में जो सिंचित क्षेत्र है उसमें जो लवणीय भूमि हो रही है वो किस कारण से हो रही है? तो वो आपकी हो रही है अधिक सिंचाई के कारण जो है लवणीय भूमि बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका सही। तो खेत में अधिक सिंचाई करने से मिट्टी में नमक की सांद्रता में वृद्धि होती है। यह समुद्री जल द्वारा कृषि योग्य भूमि की बाढ़ समुद्री जल के रिसाव या नीचे की मिट्टियों के माध्यम से खारे भूजल और खराब सिंचाई पद्धति के कारण होता है। भारत में कृषि योग्य भूमि मुख्यतः जो खराब सिंचाई पद्धति के कारण जो है सबसे अधिक लवणीय हो रही है। किसके कारण? जो सिंचाई सबसे अधिक हो रही है, जो खराब जल है उससे सिंचाई हो रही है, जिसके कारण भूमि जो है लवणीय होती जा रही है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 116 की। तो 116 क्वेश्चन है कि इस क्योस के अनुसार कृषि में जो शून्य मूल्य के श्रम होने के कारण क्या हैं? तो ये हो जाते हैं आपके साधनों के बाजार की अपूर्णताएं और साधनों की सीमित तकनीकी स्थापित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दोनों सही। तो इस केस के अनुसार जब साधनों के बाजार में अपूर्णता है तो देश के किसी भी भाग में किसी भी समय कृषि में साधनों की विशेषता श्रम की पूर्ति उसकी मांग से कहीं अधिक हो सकती है। यदि उत्पादन के विभिन्न साधनों मतलब जो साधन है एक सीमा तक ही हों और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं तो उस सीमा के पश्चात साधन जो है स्थापन होने के बजाय संपूरक हो जाते हैं और ये जो है एक साधन के उपलब्ध न होने की स्थिति से दूसरे साधन बेकार पड़ा रहेगा। मतलब अगर एक साधन की उपलब्धता न होती है तो दूसरा फिर वो बेकार पड़ा रहेगा। तो ये हो जाता है, ये किसने बोला था? इस केस में बोला था शून्य मूल्य के श्रम के कारण बताए थे उन्होंने। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 117 की। तो 117 है कि जो नासिर अहमद खान ने उनके अनुसार कौन सी बात सत्य है? तो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन सा सत्य होता है। तो अविकसित देशों में छिपी बेरोजगारी सही बात है। अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र की छिपी बेरोजगारी, तो बिल्कुल ये जो हो जाती है आपकी सही बात है। और विकसित राष्ट्रों में छिपी बेरोजगारी, तो विकसित में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ये आपके सही हो जाते हैं। तो अभी इनके बारे में हम देख लेते हैं। यूएनओ की कमेटी द्वारा भारत, पाकिस्तान तथा फिलीपींस के बारे में अध्ययन करके ये सब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। किस के? भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस के अध्ययन के बाद तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पिछड़े हुए देश की कृषि में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य के बराबर है। और इसके अतिरिक्त जॉर्ज रेगन ने वर्ष 1960 में तथा नासिर अहमद खान ने 1961 में अपने अध्ययन द्वारा इस बात का समर्थन किया है कि जो अविकसित तथा अधिक जनसंख्या वाले देश में छिपी बेरोजगारी की समस्या अधिक है। तो यहाँ पर जो बताया है उन्होंने 1961 में बताया था, किसने? नासिर अहमद खान ने। और जॉर्ज रेगन ने कब बताया था? 1960 में। तो यहाँ पर जो अविकसित अधिक जनसंख्या वाले देश हैं उनमें जो छुपी हुई बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 118 की।
तो 118 क्वेश्चन हो जाता है कि मिलर के अनुसार पारंपरिक कृषि में उत्पादन का मुख्य साधन क्या है। जो मिलर के अनुसार जो है पारंपरिक कृषि के उत्पादन का मुख्य साधन क्या हो जाता है, तो श्रम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो मिलर के अनुसार पारंपरिक कृषि में श्रम की उत्पादकता का मुख्य साधन है और पारंपरिक कृषि में पूंजी प्राय घटिया उपकरणों जैसे बेलों के रूप में होता है और इनकी उत्पादकता बहुत ही कम होती है, इसलिए ये जो है अधिक उत्पादककारी नहीं होते हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 19 क्वेश्चन की। तो 19 क्वेश्चन है आपका कि मिलर के अनुसार आय के कितने स्तर हैं। तो स्तर हैं आपके 3। अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं यहाँ से। तो एक, खेत पर श्रम के अनुकूलतम प्रयोग की निर्धारित करने के तरीके को बताने से पहले मिलर आय के 3 स्तरों पर प्रकाश डालते हैं। ये 3 स्तर वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्राओं के रूप में दर्शाए गए हैं। जैसे पहला स्तर हो जाता है केवल मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं को ही पूरा करता है। तो पहला स्तर कौन सा हो जाता है, केवल मनुष्य की जो जैविक आवश्यकताएं उनको ही पूरा करता है। दूसरा स्तर है यह किसानों की केवल पारंपरिक जो आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो दूसरा कौन सा हो जाता है, जो किसान है उसके पारंपरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तीसरा है एक ऐसी गतिशीलता समाज का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी जो आवश्यकता तथा रहन सहन का स्तर निरंतर बढ़ता रहता है। तो तीसरा कौन सा हो जाता है, मतलब ऐसी गतिशीलता समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आवश्यकताएं तथा रहन सहन का जो स्तर है निरंतर बढ़ता रहता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 120 की। 120 क्वेश्चन है, मिलर के अनुसार एक पारंपरिक कृषि में मुख्य रूप से खेत कितने प्रकार के होते हैं। तो मिलर के अनुसार बताना है कि जो पारंपरिक खेती होती है मतलब कृषि, तो उसमें जो है मुख्य रूप से खेती के कितने प्रकार होते हैं। तो वो आपके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वहाँ हम यहाँ देख लेते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं। 2 कौन कौन से, एक वे जिनमें प्राप्त होने वाले आय केवल किसान की जैविक आवश्यकताओं को ही पूरा करता है। तो पहला कौन सा है, जो सिर्फ किसानों की जो जैविक आय है, जैविक आवश्यकताएं उनको ही पूरा करता है। दूसरा, जिनमें प्राप्त होने के आय अपनी अधिकतम सीमा पर भी एक किसान की केवल सभी पारंपरिक जो आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकती है, वो हो जाती है आपकी दूसरी पारंपरिक खेती के रूप। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 121। बोस अप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के विकास के लिए चरण है। तो पहला चरण है एक से अधिक फसलों वाला चरण। दूसरा ऑप्शन है वार्षिक फसलों वाला चरण। तीसरा होता है झाड़ियों के प्रकार प्रतिभूमि का चरण। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाता है। तो इसके कुछ चरण देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो मिट्टी का कटाव जो मतलब मिट्टी का हाथ जो होता है वो किस प्रकार से होता है। नंबर 1 वनों के कारण प्रतिभूमि का चरण हो जाता है। दूसरा झाड़ियों के कारण प्रतिभूमियों का चरण हो जाता है। तीसरा थोड़े समय के लिए जो प्रतिभूमि वाला चरण तीसरा हो जाता है। वार्षिक फसलों वाला चरण 5वां हो जाता है आपका क्या, एक से अधिक फसलों वाला चरण हो जाता है। तो यहाँ पर 121 का आंसर डी है। बात करते हैं 122 क्वेश्चन की। तो 122 है कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया था। तो 1985 में जो है इसका नाम बदलकर जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया था। तो इसका जो है नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1985 में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कृषि उपज के सामर्थ्य मूल्य निर्धारण की सहायता से जो है की जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 123 क्वेश्चन की। 123 है कि कौन सी संस्था कृषि फसलों को न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य का निर्धारित करती है। नाबार्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। तो कौन करती है, तो ये करती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है आपकी कृषि फसलों को न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य का निर्धारण करती है। यहाँ पर देख लेंगे कुछ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी और इसकी जो है 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत मूल्य किया गया था। वर्तमान में आयोग में कुल 23 फसलों पर जो है न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की सिफारिश दी गई है। कितनी फसलों पर, 23 फसलों में। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि जो आपके लिए जो कृषि लागत मूल्य है वो कितनी फसलों के लिए दिया था, 23 फसलों के लिए। बात करते हैं 124 क्वेश्चन की। तो 124 क्वेश्चन है
कथनों का विचार कीजिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में कि आपको यहाँ से कथन दे दिए जाएंगे, फिर उनका जो ऑप्शन दे दिए जाएंगे जब आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला कथन है, सरकार न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य का निर्धारण फसल बोने से पहले करती है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है। और सभी है, अनाजों, दलहनों तथा तिलहनों का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य एमएसपी का प्रारंभ खरीदन भारत के किसी भी राज्य या यूटी में असीमित होता है। तो यहाँ पर हो जाता, तो दूसरा जो गलत हो जाता, पहला ऑप्शन सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। सरकार न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य का निर्धारण फसल बोने से पहले करती है। चूँकि भारत सरकार का खाद्यान्न का बफर स्टॉक सीमित है, इसलिए इसे राज्य यूटी फसलों की असीमित खरीद नहीं कर सकता है। तो यहाँ 124 हो जाते हैं। 125 की बात करें तो ये हो जाता, नेफेड की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1958 में जो है नेफेड की स्थापना की गई थी। तो नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह भारत की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्था है और यह कृषि उत्पादकों के सहकारी विपणन को बढ़ावा एवं व्यावसायिक फसलों के लिए न्यूनतम सामर्थ्य कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी जो है शुरू की गई थी। बात करते हैं 126 क्वेश्चन की। 126 है, व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य सामर्थ्य कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो कौन सी हो जाती है, नेफेड हो जाती है आपकी। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। बात करते हैं 127 क्वेश्चन की। तो 127 है कि कृषि पैदावार के न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। किसके बारे में बताना, कृषि पैदावार के न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के संबंध में। तो ये पहला ऑप्शन है कि यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता करता है। तो पहला सही है क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य जो है आपकी मिशन में जो है सहायता सिद्ध हुई है। तो कुछ उत्पादकों की मूल्यों में तीव्र गिरावट के विरुद्ध जो सुरक्षा प्रदान करता है ये। बात करते हैं 128 क्वेश्चन की। 128 है कि एफसीआई की स्थापना कब की गई थी। किसकी, एफसीआई की स्थापना। तो ये की गई थी आपकी जनवरी 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 14 जनवरी को 1965। बात करते हैं 129 क्वेश्चन की। तो भारत सरकार द्वारा कितनी फसलों पर एमएसपी दी जाती है। तो इसमें बताना जो भारत सरकार है वो अभी पीछे बताया था मैंने, तो आपको कितनी पर दिया जाता, तो आपको 22 फसलों पर दिया जाता। लेकिन पीछे जो दिया था 23 फसल दी थी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 23 फसलों के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 22 है। अगर आपको ऑप्शन में 23 मिल जाता है तो 23 करना है, अगर ऑप्शन में 22 मिल जाता है तो 22 करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है। बात करते हैं आगे। तो 22 कौन कौन सी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। इसमें भारत सरकार 22 फसलों को एमएसपी और गन्ने की फसल को उचित और लाभकारी मूल्य दिए जाने की घोषणा की गई है और एमएसपी के आधार मूल्य माना गया है। आर्थिक लागत एमएसपी या बोनस प्लस खरीद संबंधित सहायता खर्च प्लस प्रासंगिक प्रभाव तथा विपणन लागत हो जाते हैं। बात करते हैं 130 क्वेश्चन की। 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य का एक उदाहरण है। तो वो है आपका भारत में ज्वार के लिए न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। तो कृषि मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्रता गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली जो बाजार हस्तक्षेप की एक प्रणाली हो जाती है। बात करते हैं 131 क्वेश्चन की। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। तो पहला उत्पादकता लागत, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों की कीमतों में प्रवृत्ति, तीसरा हो जाता अंतर फसल मूल्य समानता। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका तीसरा जो है आंसर सही होता है। जो अंतर फसल मूल्य समानता जो होती है ये न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के निर्धारण पर निर्भर करती है। तो इसमें देख लेते हैं हम कुछ। तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। तो इसका देखते हैं, किसी भी वस्तु पर एमएसपी के निर्धारण के क्रम में उत्पादक लागत, अंतर फसल की कीमत समानता, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजार की कीमत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाता है।
बात करते हैं 132 क्वेश्चन की। तो 132 क्वेश्चन है कि न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के तहत सरकार किसानों से किस कीमत पर फसलों को खरीदता है। जो एमएसपी है वो किसानों से जो है किस कीमत पर फसलों को खरीदता है, तो वो लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक दर पर उस फसल को खरीदता है। कितने पर? 1.5 गुना पर। बात करते हैं 133 क्वेश्चन की। भारत में न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की शुरुआत कब हुई थी। जो भारत में न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य मतलब एमएसपी है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1966-67 में की गई थी। किसान की उनकी फसलों की उचित मूल्य देने हेतु सरकार की जो कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया गया था। पहली बार जो है एमएसपी की 1967 और 66 और 67 में जो है लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। बात करते हैं 134 क्वेश्चन की। 134 है कि एमएसपी गारंटी कानून के तहत निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असत्य है। तो वो असत्य बताना। तो पहला है किसानों को उनकी कृषि उपज हेतु लागत लाभकारी मूल्य दिलाना था, सही बात थी। और दूसरा हो जाता है किसानों की अमीरी बनाना था, नहीं थी, बिल्कुल नहीं अमीर बनाना था। ऑप्शन नंबर इसलिए बी सही हो जाता। मृदा स्फूर्ति की नियंत्रित पर मतलब कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था, ये भी सही है। और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था, तो ये भी सही हो जाता है। जो आपको ऊपर दिए गए थे 3 ऑप्शन वो ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख लेंगे। बात करते हैं 135 क्वेश्चन की। तो 135 है कि न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य कौन घोषित करता है। तो किसके द्वारा होती है, तो ये होती है आपकी केंद्र सरकार के द्वारा क्या एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो इसका ये आंसर सही है। भारत में एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सरकार जो रबी और खरीफ फसलों में एमएसपी की घोषणा फसलों बोने की शुरुआत में ही कर देती है। यह निर्णय सरकार द्वारा कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा जो बताए गए बिंदु हैं उनके जो सावधान पूर्व को व्यापक अध्ययन के बाद लिया जाता है। तो रबी और खरीफ की फसल बोने से पहले ही एमएसपी की घोषणा की जाती है। बात करते हैं 136 क्वेश्चन की। 136 है कि एमएसपी पर फसलों की खरीदी मतलब खरीद जो है कौन नहीं करता है। तो कौन है वो नहीं, जो नहीं करता, एसबीआई जो नहीं करती, एफआईसी भी करती है, एनईईडी भी करती है और सीसीआई भी करती है। तो भारतीय खाद्य निगम अनाज जिसमें मुख्यतः गेहूं और धान की खरीद करता है। नेफेड मुख्य रूप से दलहन और तिलहन की खरीदी करता है। सीसीआई कपास की खरीदारी करता है। और जबकि बीबीए एक व्यापारिक बैंक है, जो कि एसबीआई जो होती है वो एक आपकी व्यापारिक बैंक हो जाती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है जो आपके भारतीय खाद्य निगम है वो जो है आपकी अनाज जैसे कि गेहूं और धान की फसल को खरीदता है। और नेफेड जो होता है वो दलहन और तिलहन को खरीदता है। और जी आपकी जो सीसीआई है वो कपास की खरीदारी को करता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 137 की। यह है भारत में 2024-25 में विपणन सत्र में गेहूं की एमएसपी जो कितनी घोषित की गई है। तो वो घोषित की है 2275। जो आपकी गेहूं की फसल है उसके लिए ये 2275 रुपये जो है की गई है इसकी घोषणा एमएसपी की। तो 2024-25 में 2275, 2023 और 24 में 2125 थी, जो कि गेहूं एमएसपी में जो है 150 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया गया था। बात करते हैं 138 क्वेश्चन की। 138 है जो स्वामीनाथन समिति द्वारा एमएसपी पर क्या विचार किया गया था। तो वो C2 प्लस 50% जो है इस पर विचार किया गया था। स्वामीनाथन आयोग द्वारा एमएसपी पर C2 प्लस 50% सिद्धांतों के अनुसार किसानों को उनकी फसल लागत का 50% अतिरिक्त देने की बात की गई थी, जिनमें किसानों की अपनी आय बढ़ाने की मदद मिलेगी। तो ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाता। बात करते 139 की। 39 है उचित और लाभकारी मूल्य है जिसे एफआरपी जो है निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो ये आपकी गन्ना से संबंधित हो जाती है। कौन सी? एफआरपी, उचित और लाभकारी मूल्य। तो यहाँ पर देख लेते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 23 दृष्टि फसलों के लिए न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य
तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP सिफारिश की गई है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य का अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 139 का डी आंसर हो जाता है। 140 की बात करें, 140 है तो निम्न कथनों में से जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग का उद्देश्य क्या है। पहला कथन हो जाता है कृषि मूल्यों पर स्थिरीकरण, दूसरा कृषकों के लिए अधिकतम मूल्यों का सुनिश्चित करना। तो यहाँ से बताना कौन सा सही हो जाता है, तो आपके दोनों ये है सही हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी कृषि लागत मूल्य है उसका उद्देश्य क्या हो जाता है, कृषि मूल्यों को स्थानांतरित करना, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का उद्देश्य कृषकों के लिए न्यूनतम मूल्यों का सुनिश्चित, कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण तथा कृषकों के लिए सामर्थ्य जो आय स्तरों को सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर जो है आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब हमने यहाँ पर 140 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं आपको 3 वीडियो में, और तीनों वीडियो आप देख लेना। प्लेलिस्ट के लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नीचे दी हुई है, और आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। जो आपके AGTA के जो एग्रीकल्चर के आपके सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर सब्जेक्ट के आपके MQC कराए हुए हैं, आप उन्हें देख लेंगे, और हम आपको UP जो GK है उसके भी MQC करा देंगे, और आपके कंप्यूटर के भी जो है करा लेंगे। कंप्यूटर आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा, और जो आप UPG के 20 नंबर की, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। तो पहले हम एग्रीकल्चर को समाप्त कर लेते हैं। एग्रीकल्चर समाप्त करने के बाद आपको हम GK, UPG के और आपको कंप्यूटर हम करा देंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मतलब एग्ज़ाम में पूछे हुए होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराएंगे। तो फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो करते हैं वीडियो को समाप्त।